दोस्तों आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि सेंटअप एग्जाम को लेकर और बोर्ड एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा दुविधा में। देखिए सेंटअप एग्जाम का जो पैटर्न है, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, सेम टू सेम आपका सेंटअप एग्जाम का पैटर्न है। और ऐसा नहीं है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बोर्ड में पूछता है, जो कि इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम में पूछता है। चाहे टर्म 1 वाले बच्चे हो या फिर प्री बोर्ड वाले झारखंड वाले बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड वाले बच्चे हो, सभी का जो क्वेश्चन है वो सेम रहता है। इस बात को लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, दुविधा में ना रहे। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री, क्लास 12 हिस्ट्री का वीपीआई ऑब्जेक्टिव का सीरीज। टोटल 10 वीडियो दोस्तों करेंगे और प्रत्येक वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और दोस्तों आपको गारंटी देते हैं, अगर आप 200 वीडियो को देख लेते हैं तो चाहे आप टर्म 1 एग्जाम देने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, या फिर आप अक्टूबर में एग्जाम देने वाले सेंटअप एग्जाम का, या फिर झारखंड, चाहे आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, सभी क्वेश्चन आपका यही से लड़ने वाला 100% क्वेश्चन। जी हां, मैं आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा दोस्तों। लेकिन शुरू में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और आपको बता देते हैं प्रत्येक वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 40। आप लोग को क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को देखना और सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में या फिर सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। सेंटअप एग्जाम सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको और कितनी तैयारी करनी चाहिए, और आपको बोर्ड एग्जाम का पैटर्न पता चले, इसीलिए सिर्फ लिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और पास करना भी बहुत जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में युगल सावधान किस स्थल से मिला है? देखिए सेंटअप एग्जाम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए, अगर आप फेल कर जाते हैं इन केस तो दोस्तों फिर आप फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। सही है, यही नियम है, यही रूल है, इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, वनावली से, या फिर सोतुबई से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा लोथल से। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान जो है वो लोथल से मिला है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है? प्रस्तर युग की, स्वर्ण युग की, कांस्य युग की, ताम्र युग की? तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको कई बार करा चुका हूं और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कांस्य युग की। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, उत्तर वैदिक काल। एक बात आपको बताते हैं, दयाराम साहनी जो है इस बात पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था वो दोस्तों 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी को। किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने। और वहीं पे हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी को। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? 1100 से 500 ईसा पूर्व, 1200 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, या फिर उत्तर कोई नहीं? ठीक है, फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। तो राइट आंसर ईसा पूर्व। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल की अवधि जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी? धातु के समान, मनके के समान, मूर्तियों, मिट्टी की मूर्तियां, या फिर मोहरे? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहरे। यही मोहर था। जैसे अभी पासपोर्ट होता है, वीजा होता है, तो उस समय लोग जो है एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे जगह जो जाते थे तो वो मोहर के द्वारा जाते थे। यही मोहर उनकी पहचान होती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशिष्ट वस्तु है उस हम लोग किसको कहेंगे? मोहरे को कहेंगे। बहुत बच्चे मूर्तियां भी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, आपको राइट आंसर लगाना मोहरे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन है? मौर्य है, हड़प्पावासी है, आर्य है, गुप्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा आर्य। जी हाँ, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। यही आर्य था, यही मौर्य वंश के लोग आर्य था जो कि हड़प्पा सभ्यता को खत्म किया था। क्योंकि हम लोग को मालूम है हड़प्पा सभ्यता का जो खत्म होने के पीछे कारण है वो प्राकृतिक कारण है, साथ ही साथ मानवीय कारण भी है। यानी कि प्राकृतिक कारण में आ गया आपका बाढ़, सुखाड़ आ गया, बहुत सारा चीज हुआ था प्राकृतिक घटना, लेकिन एक मौर्य वंश के द्वारा उस पर आक्रमण भी किया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पर। यही आर्य समाज के लोग थे। तो वैदिक सभ्यता वो पहले इसको हड़प्पा सभ्यता को खत्म किया, फिर आर्य समाज जो है वो वैदिक सभ्यता को यानी कि वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। और वैदिक सभ्यता की जानकारी हम लोगों को वेदों से मिलती है, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जी हाँ, नेपोलियन। क्योंकि दोस्तों उस समय जो है जो भारत का एक आदमी था जिसका नाम मैं आपकी बात अभी आप लोग कमेंट करेंगे, तो वो आदमी जो है उसका काम बिल्कुल नेपोलियन की जैसा मिलता था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। अब आप लोग बताइएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, थ्योरी वाला वीडियो में, कि भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? हविलर ने, मार्शल ने, प्रिंसिप ने, या फिर कोई नहीं? तो अशोक का जो अभिलेख है, अभिलेख का मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसका मतलब होता है रिकॉर्ड। जैसे कि अब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसी तरीके से वो लिख करके रिकॉर्ड होता था, इसी को कहते हैं अशोक का मतलब कि इसी को कहते हैं अभिलेख। तो फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिंसिप। तो अशोक का अभिलेख जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था?
प्रिंसिप ने पढ़ा था। जी हाँ, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त। इस पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। ठीक है, देखिए बहुत लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी क्या करते हैं, समुद्रगुप्त को आंसर लगा के आ जाते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक जो समुद्रगुप्त होगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्रीगुप्त। जी हाँ, श्रीगुप्त जो है वो 240 ईसा पूर्व से लेकर के 280 ईसा पूर्व तक जो है साम्राज्य यानी कि संस्थापक रहा। फिर उसके बाद उसका बेटा रहा जिसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच उसका बेटा का नाम था। इस वंश का प्रथम प्रतापति राजा जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? प्रथम। क्या नाम है? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्रथम प्रतापी राजा वो था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो था श्रीगुप्त, उसके बाद उसका बेटा बना जिसका नाम था घटोत्कच। ठीक है, 240 से लेकर के 280 ईसा पूर्व तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हर्षवर्धन कहां का शासक था? मथुरा का, कन्नौज का? ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम, सेंटर एग्जाम में पूछा जा चुका है। यही क्वेश्चन पूछता है, कोई बाहर से आसमान से क्वेश्चन नहीं टपकता है। ठीक है, बिल्कुल 9 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा कन्नौज। जी हाँ, हर्षवर्धन कहां का शासक था? कन्नौज का। तो हर्षवर्धन कहां का शासक था? कन्नौज का। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरबों की सिंध विजय कब हुई थी? अरबों की सिंध विजय जो है वो कब हुई थी? 710 ईस्वी, 715 ईस्वी, या फिर 716 या फिर 712? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 712 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो अरबों की सिंध विजय कब हुई थी? ऑप्शन डी, 712 ईस्वी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप कहां पर स्थित है? जी हाँ, हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था सांची के बारे में। सांची का जो स्तूप वो कहां पर है? राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, या फिर हरियाणा में? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, स्तूप का मतलब क्या होता है? कोई भी चीजों का ढेर। और फ्रांस का शासक हो गया और इंग्लैंड का शासक। ठीक है, तो उस समय फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो लालच में आ गया था सांची का स्तूप को लेने के लिए। तो यहाँ का जो बेगम था तो वो जो है उसको मना कर दिया, उसको नकली ठहरा दिया और वो सोचा कि असली है। फिर वो जो है अपना उसको म्यूजिक में, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, म्यूजिक स्टेडियम या ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वहां पर जो उसको जमा रखा। ठीक है, तो सांची का स्तूप जो है वो अभी भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसका डिमांड जो है फ्रांस और अंग्रेज कर रहा था, लेकिन नहीं दिया, उसको नकली धरा दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता? उत्तर देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया गया है। सबसे पहले आपको क्या पूछता है कि वैदिक सभ्यता क्या है? तो भाई हम लोग जानते हैं ये ग्रामीण सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता क्या है? ये नगरीय सभ्यता है, या फिर शहरी सभ्यता? शहरी और नगरी दोनों एक ही चीज होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि नगरीय सभ्यता के नाम से कौन जाना जाता है? क्वेश्चन को देखिए कितना घुमाया जाता है, वही क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता है और ग्रामीण सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या थी? 16 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 900 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व? 13 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक वैदिक काल का। इसके बारे में भी मैंने आपको थ्योरी में, यानी कि एक्सप्लेनेशन में अच्छे से पढ़ाया रखा है। चैप्टर वाइज चैप्टर, पूरा चैप्टर को कंप्लीट कराया रखा है। अगर नहीं देखे प्लीज जाकर के देख लीजिए, 7 चैप्टर तक कंप्लीट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अकबर ने किस साल में दीन ए इलाही धर्म चलाया था? देखिए दीन ए इलाही, ध्यान देंगे कहीं कहीं पे दी लिखा हुआ रहता है, इसलिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अकबर ने किस साल में दीन ए इलाही धर्म चलाया था? 1562, 1564, 1579, 1581? 14 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 1581, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ, अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, मतलब दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। जहां आरा रहती थी, रोशन आरा रहती थी, गौहर आरा रहती थी, या फिर उक्त सभी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 15 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा जहां आरा। जी हाँ, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, जहां आरा रहती थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? बाबर जो है वो चंगेज खां का कौन सा वंशज था? 5वां वंशज, 7वां वंशज, या फिर 12वां, या फिर 14वां? ये भी क्वेश्चन कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा डी, यानी कि 14वां। जी हाँ, बाबर जो है वो चंगेज खान का कौन सा वंशज था दोस्तों? 14वां वंशज था, 14th। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 17, गुलबदन बेगम कौन था? नर्तकी था, नायिका था, लेखिका था, नायिका था?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, गुलबदन बेगम जो है वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा लेखिका, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ, गुलबदन बेगम कौन थी? लेखिका थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 18, हुमायूं का भाई कौन था? कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था या फिर उक्त सभी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जी हाँ, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये तीनों जो है हुमायूं का भाई था, इसलिए 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उक्त सभी। तो हुमायूं का भाई कौन कौन था? कामरान भी था, अस्करी भी था और हिंदाल भी था। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, पानीपत में जो टोटल 3 लड़ाई हुई थी और तीनों लड़ाई के बारे में आपको ध्यान रखना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, ये आपको बताना। 1526, 1527, 1528, 1529 और 19 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा 1526 ईस्वी में। अब आप लोग बताएंगे मुझे, फटाफट कमेंट करेंगे, द्वितीय लड़ाई और तृतीय लड़ाई कब हुई थी? फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग एक चीज क्लियर कर दीजिए, देखिए पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी और जो इसमें विजय जो हुई थी किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। ठीक है, वहीं पे द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 पहले हुआ, 1526 उसके बाद सीधा 1556 में अकबर और हेमू के बीच। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू, आप लोग लिख लीजिए, अकबर और हेमू के बीच द्वितीय लड़ाई हुई थी 1556 में। वहीं पे तृतीय जो लड़ाई है वो 1761 में हुई थी। किसके साथ हुई थी दोस्तों? दुरानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। दुरानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। तो ये तीनों लड़ाई को आप लोग को ध्यान रखना, पानीपत की प्रथम, द्वितीय, प्रथम 1526, द्वितीय 1556 और तृतीय 1761। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी में दुरानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20। ये भी क्वेश्चन कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। कृष्णदेव राय का शासनकाल जो है वो कब से कब तक था? कृष्णदेव राय, मैंने आपको 6 चैप्टर में बहुत सॉरी 5th चैप्टर नहीं, 5th कौन से चैप्टर में है ये? कृष्णदेव राय शायद 7 चैप्टर में है ना, 7 चैप्टर में हम लोगों ने साथ पढ़ा है, उतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको वहां पर बोला भी था। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1509 से लेकर के 1529 ईसा पूर्व। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 21। निकोलो कोंटी, क्या नाम है? निकोलो कोंटी, ध्यान देंगे आप लोग। निकोलो कोंटी जो है किस देश के यात्री थे? निकोलो कोंटी किस देश के यात्री थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, निकोलो कोंटी किस देश के यात्री थे? फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। इटली, मोरक्को, इंग्लैंड, फ्रांस। तो 21 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा इटली। जी हाँ, मोरक्को को चाहे, मोरक्को का कौन था दोस्तों? मोरक्को का कौन था? फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। देखिए इसी तरीके से आपको रिवीजन करना है, एक क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन को करना है। मोरक्को का कौन था? इब्न बतूता, बिल्कुल राइट आंसर। तो निकोलो कोंटी जो है किस देश का यात्री था? वो इटली का यात्री था। अब देखिए फ्रांसवा बर्नियर जो है वो फ्रांस का था और वहीं पे आपका मोरक्को से जो है वो इब्न बतूता आया था और अल-बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से आया था और वहीं पे निकोलो कोंटी जो है वो इटली से आया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से महिला संत थी मीरा का, अंडाल का या फिर कराइकल का या फिर उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो महिला संत थी वो किसकी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं, ना कि कराइकल, ना ही अंडाल, ना ही मीरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास थे, कबीर थे या फिर पीपा थे या फिर उक्त सभी थे? तो रामानंद के शिष्य जो है कौन थे? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उक्त सभी, यानी कि रैदास भी, कबीर भी और पीपा भी। तो रामानंद के जो शिष्य थे वो रैदास भी थे, कबीर भी थे और पीपा भी थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? मीरा, अंडाल, कराइकल, उक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी शादी जिससे हुई थी। ठीक है, कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? तो इसकी जो शादी, जैसे पहले आंसर आपको बता देते फिर आपको कहानी बताते हैं। 24 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा मीरा। जी हाँ, मीरा जो है किसी और से शादी की हुई थी बाप की मर्जी से, लेकिन बाद में वो उसको पति नहीं अपनाए, बाद में जो है ये कृष्ण को अपना पति मानने लगी। ठीक है, तो कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? मीरा। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसकी यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल-बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर या फिर उक्त सभी? अल-बरूनी जो है वो कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से। इब्न बतूता मोरक्को से। बर्नियर फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, ये कहां से? फ्रांस से। फ्रांसवा बर्नियर इसका पूरा नाम है। 25 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इब्न बतूता। तो अब्दुल रज्जाक जो थे समरकंदी, अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक जो यात्री थे वो इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत जिसका नाम है रिहला, इब्न बतूता का रिहला। क्या नाम है? इब्न बतूता का रिहला। इसी को पढ़ा और उससे प्रेरणा लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किताबुल हिंद कुल कितने अध्यायों में विभक्त है? देखिए किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? किताबुल हिंद जो है वो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अल-बरूनी के द्वारा। तो किताबुल हिंद जो है वो कुल कितने अध्यायों में बटा हुआ है? 26 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 80। जी हाँ, इसका राइट आंसर थोड़ा क्या हो जाएगा? 80। तो किताबुल हिंद जो है वो 80 अध्यायों में विभक्त है। देखिए थोड़ा थोड़ा 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको इसलिए बताते हैं ताकि 40 क्वेश्चन में कम से कम आपका 60-70 क्वेश्चन हो जाए। इससे क्या होगा? वीडियो भी कम बन जाएगा और आपको नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको रिवीजन हो रहा है
प्रकार का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या था? उपज, भूमि, महल या फिर उक्त सभी। तो महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का जो इकाई था वो क्या था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महल। जी हाँ, महलवाड़ी व्यवस्था है, पर महलवाड़ी है तो महल। डायरेक्ट आंसर आपको इसी तरीके से लगाना है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्व वसूलने की इकाई थी महल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मंडल, सिद्धू, तिलका मांझी या फिर महात्मा गांधी। तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंधु। जी हाँ, संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो सिंधु ने किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया था? 1840 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध के नवाब वजीद अली शाह जो थे उसको गद्दी पर से कब हटाया गया था? 29 नंबर क्वेश्चन, और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1856 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को जो है गद्दी से हटाया गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झांसी में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में 1857 ईस्वी की जो क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहेब ने या फिर तात्या टोपे ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ, तो झांसी में 1857 ईस्वी की जो क्रांति का नेतृत्व है वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल जो है किसने सर्वप्रथम शुरू किया था? हेनरी हॉर्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड कैनिंग। देखिए सबका आगे लॉर्ड लगा हुआ है, लास्ट में डलहौजी, वेलेजली और कैनिंग। तो एनफील्ड राइफलों का जो इस्तेमाल है वो सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, जी हाँ, हेनरी हॉर्डिंग। ठीक है, हेनरी हॉर्डिंग। तो एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल सबसे पहले हेनरी हॉर्डिंग ने, 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसी ने किया था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 37, 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का जो गवर्नर है वो रॉबर्ट क्लाइव था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 30, सर्वप्रथम भारत में रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? कलकत्ता से थाने। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर आदमी को आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आम क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कलकत्ता से थाने चलाया गया था, फिर बंगाल से थाने या फिर मद्रास से थाने या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि थाने होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा बंबई से थाने। जी हाँ, सर्वप्रथम भारत में रेल जो है, भारत में सबसे पहले रेल जो है वो बंबई से थाने तक चला था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत में औपचारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? औपचारिक जनगणना 1875 ईस्वी में हुई थी प्रारंभ, या फिर 1873 ईस्वी में, या फिर 1881 या फिर 1872। तो 34 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 1872 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन डी। तो भारत में औपचारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1872 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ये मैंने आपको करवाया भी था ये क्वेश्चन, शायद किसी न किसी वीडियो में आपको ये क्वेश्चन कराया हूं। चौरी चौरा घटना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे जितना भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, अब इसको इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं तो ये मत समझ लेना कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौरी चौरा घटना कब हुआ था? फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 5 फरवरी 1922। जी हाँ, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, यानी कि 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना हुई थी। कभी कभी सिर्फ 1922 दे देगा तो ये डेट नहीं देगा, तो आप लोग दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 36, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खान ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा, बट प्लीज आप लोग यहाँ पर देखिए, क्योंकि अगल बगल में जो पड़ोसी है वो कुछ ज्यादा ही मतलब बेकार है। चलिए 36 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। जी हाँ, असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 36 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। इसी ने जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 37, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अली बंधु ने, खां बंधु ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी ने। तो किसने की थी मुस्लिम लीग की स्थापना? जी हाँ, 37 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका खां बंधु, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या मैंने आपको बताया? खां बंधु, इसी ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 38, मुस्लिम लीग ने
मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कब किया था? 11 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1940, 16 अगस्त 1950, 9 अगस्त 1945। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो मनाने की घोषणा कब किया था? इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 अगस्त 1940, यानी कि ऑप्शन बी। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा जो है 16 अगस्त 1946 को किया था। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज इसको नोट करते हुए चले। मैं देखिए मुझे ख्याल नहीं रहता उतना, बट आप लोग को ये चीज ध्यान रखना होगा और जो बनता है उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कोई भी वीडियो में। और प्लीज रिवीजन जरूर कीजिए, रिवीजन बहुत मस्ट है दोस्तों, रिवीजन। और कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी आपको डाउट लगे कि ये सर आप शायद गलत दिए हैं या फिर आपको 100% गलत लगे, तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि वो नेक्स्ट वीडियो में आपका भी डाउट को क्लियर कर दे और जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं उसका भी डाउट को क्लियर कर दे। इसलिए प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कब किया था दोस्तों? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कब किया था? 16 अगस्त 1946। 38 का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उक्त में से कोई नहीं। तो हिंदू महासभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ, तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मोहन मालवीय। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 40। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी थी? ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी थी? 26 जुलाई 1945 को, 30 जुलाई 1945 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो 40 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 26 जुलाई 1945 को। ब्रिटेन में लेबर पार्टी, ठीक है, लेबर पार्टी की जो सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी, लेकिन कब बनी थी? 26 जुलाई 1945 को, ठीक है। या डेट आपको दिया हुआ। अब देखिए एक चीज आप लोग, लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप क्वेश्चन को देखिए पहले कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में मन के किन किन पदार्थों से बनाए जाते थे, अशोक के अभिलेख कितने प्रकार होते थे, प्राचीन, और सभी चीज आपको एक्सप्लेनेशन में कराया जा चुका, सभी चीज। आप बोले थोड़ी वाला जो वीडियो हम लोग बनाते हैं जिसमें आपको पूरा चैप्टर को पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव करते हैं, तो ये जितना भी क्वेश्चन जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में मन के किन किन पदार्थों से बने जाते हैं, अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे, ये भी पढ़ाए हैं। प्राचीन संहिता में वर्णित विवाह, इसको भी पढ़ाए हैं। सूल, इसको नहीं पढ़ाए, अभी ये चैप्टर को शुरू नहीं किया। कबीरदास, ये भी नहीं पढ़े। सूफीवाद, ये भी पढ़ाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाए हैं। अस्थायी बंदोबस्त, संथालों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्या था, 1857 के विद्रोह कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, कस्बा। तो इसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए, ठीक है। बाकी जितने क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं वैसे आपका सभी, अभी क्या कीजिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चन करवाएंगे। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उसको थोड़ा बहुत बनाइए, कोशिश कीजिए, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां पर आप मिला लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो दोस्तों हम लोग जो है जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल हम लोग 10 वीडियो करेंगे और प्रत्येक वीडियो में 40-40 क्वेश्चन करके करेंगे। कितना? 40 क्वेश्चन करके प्रत्येक वीडियो में करेंगे। और आपको गारंटी देते हैं, अगर आप ये 200 वीडियो का एमसीक्यू को देख लेते हैं तो चाहे आप टर्म 1 वाले एग्जाम देने वाले हो, सेंटेप वाले एग्जाम देने वाले हो, प्री बोर्ड जो झारखंड में होने वाला है नवंबर दिसंबर में, टर्म 1 जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, या फिर आरबीएससी यूपी बोर्ड, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, एक बार आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको वही प्रश्न कराया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि फालतू क्वेश्चन। बस आप क्या कीजिए, जितना भी वीडियो अपलोड करते हैं सभी को देखा कीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर कर दिया कीजिए। आपके जो भी दोस्त है, साथी, उसको प्लीज शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त लोग बहुत ज्यादा परेशान है। उन लोगों को जो सो वीडियो मिल जाता है जिसके कारण उसकी तैयारी सही से नहीं हो पाती। क्योंकि दोस्तों सेंटेप एग्जाम में अगर फेल हो गया तो फिर दोस्तों वो आगे नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। पहला एग्जाम में अगर फेल हो गया तो फिर वो दूसरा एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएगा। इसलिए प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। समय को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आप अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, समय को बिल्कुल इधर उधर बर्बाद ना करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, अच्छे से पढ़िए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।